अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो का जो मकसद है वो आपको मैं एक ओवरव्यू दे सकूं यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस की। लास्ट 2 वीडियोस देखने के बाद आपके भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं यूएस इमिग्रेशन के लिए, और क्या अगर आप करते हैं तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक आपको ओवरव्यू देगी, उसके बाद जो फर्दर वीडियोज़ आएंगी वो आपको इन डेप्थ स्टेप्स बता देंगी क्या क्या स्टेप्स आप करेंगे जिससे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। वीडियो बोरिंग ना हो जाए तो मैंने सोचा कि बजाय कैमरे के सामने बैठ कर रूम में एक वीडियो बनाऊं। तो मेरी एक ट्रिप थी सेंटा क्लारा टू सैन फ्रांसिस्को। उस ट्रिप की वीडियो आपके साथ शेयर करूं, साथ में मैं आपको प्रोसेस भी बता सकूँ। इससे ये होगा कि आपको प्रोसेस भी पता लग जाएगा और यूएसए भी आपको दिखा दूँ। सेंटा क्लारा जो है वो हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली है। अगर आपने सिलिकॉन वैली की टर्मिनोलॉजी पहले नहीं सुनी हुई, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो उनसे टेक बूम आया था, उसकी जो स्टार्ट था वो कैलिफोर्निया की सेंटा क्लारा सिलिकॉन वैली से स्टार्ट हुआ था उसका। और जब आप इधर रह रहे होते हैं तो आपको हर इंटरसेक्शन, हर चौक पर एक टेक जाइंट का हेड ऑफिस नज़र आता है। तो काफ़ी ये कूल फैक्टर भी होता है और आप इंटरेस्टिंग भी होता है कि आप एक टर्न लेते हैं तो आपको गूगल नज़र आता है, फेसबुक नज़र आता है, हुलू, याहू, इंटेल, एएमडी, आप कोई भी ब्रांड सोचें तो उसका हेड ऑफिस है जो वो इधर इस सिलिकॉन वैली में है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे एप्पल फैंस के लिए, जहाँ से एप्पल अपने की नोट्स करते हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं अपने एप्पल कैंपस से, तो एप्पल कैंपस कुपर्टिनो में, और कुपर्टिनो भी इधर है सिलिकॉन वैली में। हमारी जो ट्रिप हो रही है वो सेंटा क्लारा टू सैन फ्रांसिस्को है। तो हम सेंटा क्लारा से होते हुए सनीवेल, सनीवेल से माउंटेन व्यू, माउंटेन व्यू से पालो आल्टो, पालो आल्टो से रेडवुड सिटी से सैन माटेओ, सैन माटेओ से साउथ सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आइकॉनिक, और उसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को पहुँचते हैं। पालो आल्टो जो है उसकी फेमस बातें 2 हैं। एक तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपने सुनी होंगी कई बार, उसका कैंपस है। दूसरा, वहाँ पर टेस्ला का हेड ऑफिस है, लेकिन अब वो मूव कर रहे हैं टेक्सास। इस सारी ट्रिप की जो ड्यूरेशन है वो 50 मिनट्स होती है और 48 माइल जो अंदाज़न 77 टू 80 किलोमीटर बनती है। और इस सारे एरिया को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया भी कहते हैं। तो अगर नॉर्थ बे एरिया कहें तो सैन फ्रांसिस्को वाली साइड होती है, साउथ कहें तो सैन होजे सेंटा क्लारा वाली साइड होती है। चलें अब टॉपिक को वापस आते हैं, आपको ओवरव्यू देता हूँ यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस की। मैंने कब आप ये ना सोचना कि ते बंदा ते वीडियो के टॉपिक के बारे में ही भूल गया है। यूएस का इमिग्रेशन प्रोसेस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल करता है, उनका ब्यूरो ऑफ काउंसुलर अफेयर्स, उनके सब डिपार्टमेंट्स USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसके बाद NVC, नेशनल वीज़ा सेंटर, उसके बाद आपके यूएस एम्बसीज और काउंसलेट्स आती हैं, जिस तरह हमारी यूएस एम्बसी इस्लामाबाद और यूएस काउंसलेट जनरल कराची। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, IV और NIV। IV से मुराद है इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन, NIV से मुराद है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन सच एज B1 B2 जो आपके टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा कैटेगरीज हैं। IV के अंदर आपकी फैमिली बेस इमिग्रेशन आती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बेस इमिग्रेशन आती है, आपके डाइवर्सिटी वीज़ा कैटेगरी जिसको लॉटरी वीज़ा भी कहते हैं, और आपके रेफ्यूजीज़ और साइलीज भी आते हैं। फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की पहले हम बात करें, जिसको फैमिली कैटेगरीज भी कहते हैं। उसमें पहले आपका इमीडिएट रिलेटिव आता है, इसको एक यूएस सिटीज़न अप्लाई कर सकता है इसके लिए, और अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, अपने अनमैरिड माइनर चिल्ड्रन को बुला सकता है। माइनर चिल्ड्रन जो हैं यूएस लॉज के मुताबिक अंडर द एज ऑफ 21 होते हैं, और इस कैटेगरी की कोई न्यूमेरिक लिमिट नहीं होती। न्यूमेरिक लिमिट से मुराद है कि हर कैटेगरी, हर सब कैटेगरी को यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक अलाउ किया होता है कि इतने वीज़ाज़ आप इस कैटेगरी में एक साल में वर्ल्ड वाइड इशू कर सकते हैं। फिर आपकी F1 कैटेगरी आती है। अब
इस F1 को आपने NIV की F1 कैटेगरी से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें जो F1 कैटेगरी है NIV में वो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी होती है, और हमारी फैमिली बेस में भी F1 कैटेगरी है जो एक US सिटीज़न अपने अनमैरिड अडल्ट चिल्ड्रन को बुला सकती है। अडल्ट से मुराद कोई भी चिल्ड्रन जिसकी एज 21 से ज़्यादा है, और इसकी न्यूमेरिक जो लिमिट है कैटेगरी की वो 23,400 है एक साल की वर्ल्ड वाइड। फिर आपकी F2A आती है, ये LPR इसमें अप्लाई कर सकते हैं। LPR से मुराद है ग्रीन कार्ड होल्डर, लीगल परमानेंट रेजिडेंट जिसको भी कहते हैं, वो अपने स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन को बुला सकती है। इसकी न्यूमेरिक लिमिट 87,900 है पर ईयर वीज़ास की जो लिमिट है। फिर आपकी F2B आती है, इसमें भी ग्रीन कार्ड होल्डर जो लीगल परमानेंट रेजिडेंट है अपने अनमैरिड अडल्ट चिल्ड्रन को बुला सकती है। इसकी न्यूमेरिक लिमिट जो है इस कैटेगरी की वो 26,300 है। उसके बाद आपकी F3 आती है, ये एक US सिटीज़न अपने मैरिड अडल्ट चिल्ड्रन को बुला सकता है। उसके बाद फिर आपकी F4 कैटेगरी आती है, ये इसमें एक US सिटीज़न अपने ब्रदर और सिस्टर्स को बुला सकता है US से, और इसकी न्यूमेरिक लिमिट 65,000 है, और F3 की 23,400 है। अगर आपको इसका और इन डिटेल वीडियो चाहिए होगी हर कैटेगरी की सब क्लास की, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अगर हम देखें तो फैमिली कैटेगरी में या तो एक US सिटीज़न अपने भाई बहन को बुला सकता है, एक US सिटीज़न अपनी स्पाउस को, अपने मैरिड और अनमैरिड बच्चों को, अपनी पेरेंट्स को बुला सकता है, और ग्रीन कार्ड होल्डर जो है अपने सिर्फ स्पाउस को, अंडर एज बच्चों को या अनमैरिड अडल्ट बच्चों को बुला सकता है। एक ग्रीन कार्ड होल्डर अपने जो है मैरिड अडल्ट चिल्ड्रन को नहीं बुला सकता। अगर आप F कैटेगरी का हिस्सा हैं तो आप इस चीज़ का मेक श्योर करें कि अगर आपकी पिटीशन चल रही है USCIS के साथ, तो आपके बच्चे अनमैरिड रहें अगर उनको आपने इंक्लूड करना इस इमिग्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर वो मैरिड हो गए और आप F4 कैटेगरी का हिस्सा थे तो आपके वो बच्चे इस प्रोसेस से बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, वो इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको US से आके अपना ग्रीन कार्ड प्रोसेस कंप्लीट करके पहले सिटीज़न बनना पड़ेगा, फिर सिटीज़नशिप के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने मैरिड सन्स एंड डॉटर्स के लिए। फिर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स जिसमें आपके दादा दादी अम्मा, आपके नाना या आपकी नानी या आपके मामूज़, आपकी खाला पुप्पोज़, ये आपको मुझे बुला सकते हैं? इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो है नहीं, वो आपको नहीं बुला सकते, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन से मुराद है जिस तरह F4 कैटेगरी है तो उसमें एक US सिटीज़न अपने भाई और बहन को बुला सकते हैं, तो आपकी फुप्पो आपके वालिद साहब को पिटीशन करेंगी और आप उस पिटीशन में एक डेरिवेटिव बेनिफिशरी बन जाते हैं, और आपको भी आपके वालिद साहब के थ्रू इमिग्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। इसी की एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आपके ताया अबू या चाचू USA में हैं तो वो आपके वालिद साहब को पहले पिटीशन करेंगे F4 कैटेगरी में, उस पिटीशन के थ्रू आप एक डेरिवेटिव बेनिफिशरी बन जाते हो और आपको भी उस इमिग्रेशन पिटीशन का हिस्सा बन के आप जा सकते हो। अगर डायरेक्ट कोई रिलेटिव आपको बुलाने की कोशिश करेगा, आपके फॉर एग्जाम्पल चाचू आपको डायरेक्ट अप्लाई करें, वो आपको नहीं अप्लाई कर सकते, आपके वालिद साहब को कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रदर टू US सिटीज़न है। और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरीज होती हैं, EB 1, 2, 3 जिसको भी कहा जाता है। और डाइवर्सिटी वीज़ा की कंडीशन ये थी कि पिछले 5 साल में किसी मुल्क ने 50,000 से कम इमिग्रेंट्स भेजे हों USA तो वो क्वालिफाई करता है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा जाते हैं इमिग्रेंट्स, 50,000 से ज़्यादा 5 सालों में, तो पाकिस्तान इस कैटेगरी से बाहर हो चुका है। और आप अगर ये पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहें डाइवर्सिटी में या लॉटरी में, आप नहीं कर सकते। डाइवर्सिटी वीज़ा कैटेगरी जो सी लॉटरी बेस्ड कैटेगरी है, इसमें ज़्यादातर आप जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ 1-2 और ममालिक हैं, बाकी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये काफ़ी देर पहले जो है इस कैटेगरी से रिमूव कर दिए गए थे।
आप लोगों में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो कई बार देखा है कि एक स्टूडेंट वीज़ा पर यूएस गया है लड़का लड़की, और वो अब अपनी इमिग्रेशन कर रहा है, लेकिन आपने तो अभी कहा है कि जो F1 स्टूडेंट कैटेगरी है वो तो NIV है, नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो इमिग्रेशन कैसे कर रहा है। एक और स्टेप होता है, उसको कहते हैं AOS, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। उसके लिए ये होता है कि आप जब स्टूडेंट पर आते हुए इन USA, पहले आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो, अगर आपको एक जॉब ऑफ़र होती है और आपका H1B आपको अलॉट हो जाता है, वो भी एक कैप बेस कैटेगरी है, उसमें भी एक लॉटरी का एलिमेंट होता है। अगर आपको H1B मिल चुका है तो H1B होता है आपका, उसके पर्म सर्टिफिकेशन होती है, पर्म के बाद आपको प्रायोरिटी डेट मिलती है, फिर आप AOS करते हो, अपनी प्रायोरिटी डेट आने पर आपको नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन से आपको इमिग्रेशन वीज़ा में डाल देते हैं। प्रायोरिटी डेट्स को समझने के लिए और वीज़ा बुलेटिन क्या चीज़ है, इसके एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर मैं एक पोर्शन रखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस फोकस करेंगी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है एम्प्लॉयमेंट बेस के लिए या कोई और कैटेगरीज के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं। एक और चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप आज अप्लाई करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महीने 2 महीने या 3 महीने में आपको जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस इतने सालों से चल रहा है, इतने डेकेड से चल रहा है, तो इसमें बैकलॉग काफ़ी है। और हर कंट्री जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका अपना एक बैकलॉग होता है। अगर इंडिया से ज़्यादा लोग अप्लाई करें तो उनका बैकलॉग हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में बैकलॉग कम है लेकिन हमारा भी बैकलॉग है। और हर कैटेगरी का एक ऊपर वीज़ा अलॉट करने की कैप होती है US की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप F4 कैटेगरी की एग्ज़ाम्पल लें तो F4 कैटेगरी में 65,000 वीज़ास इशू करती है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वर्ल्ड वाइड। तो अगर एक साल में 65,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो वो सारी बैकलॉग में जाना शुरू हो जाती हैं। तो जो प्रायोरिटी डेट है तो वो डिटरमिन करती है, प्रायोरिटी डेट का मेन जो एक मकसद होता है वो बताती है कि आपकी एप्लीकेशन कब सबमिट हुई थी, तो उस डेट को ये प्रायोरिटी डेट कहते हैं। और वो हर महीने एक वीज़ा बुलेटिन आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, उसमें वो मेंशन किया था, उसको आप फॉलो करते हैं। जब आप इस प्रोसेस का पार्ट बनते हैं तो आपने यही प्लानिंग करनी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको कितने साल आपकी एक एप्लीकेशन को सबमिट करने से लेके अप्रूव होने तक, उसके बाद वीज़ा अलॉट होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ कैटेगरीज़ हैं जो 9 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आ जाता है। आपने अप्लाई किया, अप्रूव हुई, आपको US एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, आपको वीज़ा मिल गया। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिसमें 5 साल 10 साल 15 साल भी आपको वेट करना पड़ता है। तो आपने ये सारा प्लान ये करना होता है कि आपकी क्या लाइफ के गोल्स हैं और आप किस तरह चलना चाहते हैं। और मैं वॉक करते हुए गोल्डन गेट पार्क जा रहा था जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। ये 1870s में ओपन हुआ था। अराउंड 24 मिलियन विजिटर्स हर साल आते हैं इसमें, और बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और 1017 एकड़ के ऊपर ये सारा पार्क है। ये कुछ छोटा सा पार्क नहीं कि आप गए और ख़त्म हो गया। इस पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको मल्टीपल डेज चाहिए। इस पार्क के अंदर काफ़ी कुछ देखने को है और काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के लिए इन्हें रखी हुई हैं। इसमें आपके आर्ट म्यूज़ियम है, इसमें कैलिफोर्निया की साइंस एकेडमी है जिसके अंदर एक्वेरियम्स हैं, प्लानिटेरियम है, आपके रोज़ गार्डन्स हैं, आपके ओपन एयर म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हैं, फूड ट्रक्स हैं। लाइक इट्सेल्फ ये पार्क की ज़बरदस्त बनाया है लोगों ने। और मेरा ख्याल है कि इस पार्क को भी पूरा एक वीडियो चाहिए ताकि इसकी जो सारी एक्टिविटीज़, इसकी जो खूबसूरती है उसको मैं दिखा सकूँ आप लोगों के लिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है या उसमें इंटरेस्टेड है, उसके साथ ये चैनल शेयर करें। अपने और उनके क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आगे पूछें। इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की अगली आने वाली वीडियोस में। आप अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।